हे गाइस, वेलकम बैक। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि ज़रूरी है नेशनल इनकम की मेथड्स पढ़ने से पहले। ठीक है। तो फर्स्ट आज हमको पढ़ना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और सेकेंडली हमको पढ़ना है आज थ्री गोल्डन फॉर्मूले। अब ये थ्री सुनहरे फॉर्मूले कौन से हैं, कौन से ये गोल्डन फॉर्मूले, में इतना गोल्डन गोल्डन क्यों इनको कह रहा हूँ, जब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट और ये गोल्डन फॉर्मूले नहीं पढ़े तो हम अगर मेथड पढ़ भी लेंगे फिर भी हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकेंड, ये जो गोल्डन फॉर्मूले हैं ये आपके कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरी है, जिससे आपको एक्चुअली में मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो हम अंडरस्टैंडिंग भी हमारी थोड़ी कर लेते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़े क्या ही कि बेसिक कॉन्सेप्ट है मेनली। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी। तो सर कोई बोल देगा सर जीडीपी मतलब क्या होता है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा कि आपने तो ये क्या बता दिया, आपने तो ये एक शॉर्ट फॉर्म का मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है क्या। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, वेरियस सेक्टर्स होते हैं। तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं तीन सेक्टर ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा मैं ले लेता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर जो गाड़ियां वगैरह बनाता है, और तीसरा मैं ले लेता हूँ, तीसरा क्या लिया जाए, चलिए मेटल का सेक्टर ले लेते हैं, मेटल इंडस्ट्री का। तो हमने क्या करा, हमने तीन सेक्टर ले लिए। एक ले लिया एग्रीकल्चर सेक्टर, एक ले लिया ऑटोमोबाइल सेक्टर और एक ले लिया मेटल सेक्टर। ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीकल्चर में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो हम मान लेते हैं कि कितनी हुई है, वो हुई है 1000 टन्स की। थाउजेंड टन भी छोड़िए, 1000 kg का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें मान लेते हैं 10 कार्स प्रोड्यूस हुई है। और मेटल है, हम मान लेते हैं कि 100 kg का मेटल प्रोड्यूस हुआ है। ओके। अब क्या हुआ कि अगर कोई हमसे पूछे, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में अभी सिर्फ ये तीन सेक्टर ही है फॉर एग्जाम्पल, और हमसे कोई पूछे कि बताइए आपकी इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे क्या 1000 kg का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ऑटोमोबाइल में हमने 10 कारें बनाई और मेटल में 100 kg का हमने मेटल प्रोड्यूस करा है। तो कितना डिफिकल्ट होगा हमारे जीडीपी को एक्सप्रेस करना। तो हम अपने जीडीपी को एक्सप्रेस किसी स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तभी तो हम अपने जीडीपी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और वो सबके लिए कन्वीनियंट भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में लाने के लिए हम इनकी प्राइजेस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 50 रुपीज़ का पर केजी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमारी एक कार जो है 10,000 रुपीज़ की है, और मान लेते 1 kg जो है वो 50 रुपीज़ का मेटल है। ठीक है। और इन सब का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो मान लीजिए कितना है, ये है 50 × 1000, 50,000 रुपीज़, 10 × 10,000, 10 × 10,000, यहाँ पे कितना आया है ये 1 लाख रुपीज़। और 100 × 50 तो कितना आ गया ये 5,000 रुपीज़। तो अब जब हमने इनको पूरे को रुपीज़ टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और अब हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,000, तो 1,55,000। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि हमारा ये जो जीडीपी है वो कितना है, जीडीपी है रुपीज़ 1,55,000। आई बात समझ में। तो जीडीपी होता क्या है, तो इस पूरे एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया, जीडीपी क्या होता है।
तो जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी। तो आपको क्या है, आज ये समझ में आ गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, क्लियर हो गया कि जीडीपी क्या है। ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई तो बस हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। बस हमें ये समझना था कि जीडीपी क्या होता है। तो क्या हमने समझ लिया? हाँ, हमने समझ लिया और मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर जीडीपी समझ में आ गया है तो हम दूसरे एक पार्ट पे बात करते हैं, हमारा जो कि क्या है, थ्री गोल्डन फॉर्मूलेज। तो अब मैंने बात करी थी कि हमको क्या पढ़ने थे, थ्री गोल्डन फॉर्मूलेज, थ्री गोल्डन फॉर्मूलेज। तो वो क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है हमारी इकोनॉमी में, मैं ये टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे ग्रॉस है और एक क्या होता है, नेट होता है। ठीक है, एक होता है डोमेस्टिक, तो हम उसको डिनोट करते हैं डी से, और एक क्या होता है नेशनल, तो हम उसको डिनोट करते हैं एन से। फिर क्या होता है, एक होती है मार्केट प्राइस, तो हम उसको डिनोट करते हैं एमपी से, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट, तो हम उसको डिनोट करते हैं एफसी से। इतनी बात समझ में आई? तो ये बस यही हमारे गोल्डन फॉर्मूले हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी लिखा है, अब मेन असली कॉन्सेप्ट तो अब समझा रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा जरा ध्यान से। अब क्या होता है, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। ठीक है, ग्रॉस मतलब क्या, कोई भी ग्रॉस वैल्यू है, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, कोई ग्रॉस वैल्यू रहती है और नेट वैल्यू रहती है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या रहता है, उनके बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन ही रहता है ना। तो अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। और इसी का क्या हो जाता है, रिवर्स। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे नेट से वापस अगर मुझे नेट से वापस ग्रॉस पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा, मैं डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा एक फॉर्मूला खत्म हो गया। गॉट इट? सेकंड, सेकंड क्या होता है, अगर हमें क्या जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम क्या प्लस करते हैं, प्लस करते हैं एनएफआईए। मैं इसको बोलता हूँ नफिया, जैसे होता है ना माफिया, वैसे मैं बोलता हूँ इसको नफिया। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो ये होता है कि हम प्लस कर लें नफिया, और अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो हम क्या कर देंगे, अगेन माइनस नफिया। ठीक है, ओके। अब ये नफिया क्या होता है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, अभी तो आप ये कंसाइजली थ्री फॉर्मूले को देखिए कि ये थ्री फॉर्मूले एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब थर्ड एंड लास्ट अपना गोल्डन फॉर्मूला। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको माइनस करना पड़ता है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से वापस कहाँ पे आना पड़ता है, मार्केट प्राइस पे आना पड़ता है, तो हम क्या कर देंगे, वापस से एड बैक कर देंगे एनआईटी। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स
रिलेटेड टू दैट 3 गोल्डन फॉर्मूलाज जो अभी हमने ऊपर देखे। तो एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट है कि डिफरेंट नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को एक तो डेप्रिसिएशन के नाम से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन में दे देंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। या फिर वो किस नाम से दे देंगे आपको? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको इन नाम से वो डेप्रिसिएशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में पता ही नहीं होता है और वो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट छूट जाता है। तो या तो वो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन के नाम से पूछ सकते हैं, या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से। अब सेकंड एडिशनल पॉइंट कि व्हाट इज एनएफआईए। एनएफआईए होता क्या है? तो एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो या तो आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दी होगी, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर डायरेक्ट दी तो डायरेक्टली आप ले लेना। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआईए कर देना, और नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो माइनस एनएफआईए कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में एनएफआईए डायरेक्टली ना दी रहे और क्या दिया रहे, अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो तब आप क्या करेंगे? हमको तो चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको कितनी दे दी? -10। तो आपका जो नफिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा? +10। और अगर इन्होंने यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी दे दी? +10। देन हमारा वापस नफिया क्या हो जाएगा? -10। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जिस साइन में दे, उसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्लियर हो गया? अब क्या होता है एग्जाम में, एग्जामिनर एक तरीके से और घुमा सकता है आपको। वो कैसे घुमा सकता है? आपको वो क्या कहेगा, आपको वो नेट फैक्टर इनकम ना ही टू अब्रॉड देगा, ना ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देगा। वो आपको क्या दे देगा? फैक्टर इनकम। नेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ? फैक्टर इनकम लिख रहा हूँ। मैंने नेट वर्ड यूज नहीं करा है। तो अगर एग्जामिनर आपको क्या दे दे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और क्या दे दे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, मतलब अब्रॉड से आपने कितनी इनकम कमाई और अब्रॉड में आपने कितनी इनकम दी। तो क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये 50 दिया है और ये 40 दिया है, तो अब आपको यहाँ पे नफिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। नफिया कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और जो बचेगा वो आपका क्या निकल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया। तो ऐसे करके आप ये सॉल्व कर लेंगे। तो ये था मेरी तरफ से सेकंड एडिशनल पॉइंट। ओके, तो ये सेकंड एडिशनल पॉइंट था। अब आप थर्ड एडिशनल पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड एडिशनल पॉइंट क्या है मेरी तरफ से? थर्ड एडिशनल पॉइंट होता है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब ये जो फुल फॉर्म हुआ, अब एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये तो फुल फॉर्म बता रहा था। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी
माइनस सब्सिडीज। ओके, अब क्या होगा, एग्जाम में हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जीरो, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दिया हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको ना दिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है सब्सिडी ना दी हो, राइट। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको आपको जीरो अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, और अगर दोनों चीज दी हुई है तो आप दोनों चीज इनडायरेक्ट टैक्स उसकी जगह रख लीजिए और सब्सिडी को उसकी जगह रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए और एनआईटी निकाल लीजिए। फिर अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से वापस मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस एनआईटी। ओके, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब लास्ट बात ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब बहुत सारे टैक्सेस तो हट गए लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो और इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स हुआ, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, राइट। तो ऐसे करके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लेकिन मेनली ये दो काम आते हैं, जैसे वैट हुआ, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये नाम से पूछा जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चन में लिखे हो तो आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि इनकम टैक्स अगर क्वेश्चन में दे दे तो ये आपको यूज नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। जैसे कि क्या दे दें, वेल्थ टैक्स, तो आपको ये फोकस नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। आपको ये लोग क्या दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये भी एक तरह का क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो आपको इसको भी क्या करना है, इग्नोर करना है। हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के कैलकुलेशन में ओनली क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए माइनस सब्सिडीज। ओके, अब अगर सब्सिडी नहीं दिया तो इसको जीरो अज्यूम करना है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया तो इसको जीरो अज्यूम करना है। लेकिन कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होते, एक तरीके डायरेक्ट टैक्स होते हैं। या तो जीएसटी देंगे वो ले लेना है, सेल्स टैक्स दे सकते हैं या तो वो ले लेना है, या तो वैट दे सकते हैं वो ले लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 गोल्डन फॉर्मूले समझ आए होंगे जो आज अपन ने डिस्कस करे हैं, और उनके अंदर का जो जैसे डेप्रिसिएशन है उसके कितने नाम होते हैं, एनएफआईए क्या होता है वो हमने समझा, ठीक है। और एडिशनल पॉइंट्स में भी हमने बात कर ली। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। फटाफट एक जल्दी से रिवीजन कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 3 गोल्डन फॉर्मूलेस। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा जीडीपी, वो तो ठीक है, वो तो समझ आ गया होगा। दूसरा क्या पढ़ा कि हमें अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, राइट। और अगर हमको नेट से वापस ग्रॉस पे आना है तो हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। फिर सेकेंडली अगर हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर हमें जाना है, ठीक है, कहाँ पे जाना है, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। और हमको अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे वापस आना है तो माइनस एनएफआईए, राइट। अब अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस एनआईटी, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले सारे वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही कंटिन्यूअसली मिलते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।